गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसके बारे में जानना है। बोर्ड एग्ज़ाम का एक कंफर्म क्वेश्चन होता है हर साल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना आता है। और आज हम ऑर्गेनिक के जितने रूल हैं जो नाम लिखने के लिए सहायक हैं, उन सभी रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किसी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो हम उसका नाम कैसे लिख पाएंगे। तो उसके कुछ रूल होते हैं, उन रूल पर फोकस करेंगे, आसानी से हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे। जिसमें सबसे पहला रूल होता है कि जब कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम लिख रहे होंगे तो उस समय उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना के कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। रूल्स में देखिएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल्स हम देख रहे हैं आज, और रूल्स में सबसे पहला रूल हम देख रहे हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करना है आईयूपीएसी नाम लिखते समय। अगर आप चेन सिलेक्शन में अगर मिस्टेक कर गए तो आप पहले ही मिस्टेक कर जाएंगे, पूरा आईयूपीएसी नाम आपका गलत हो जाएगा। चेन मिस्टेक से क्या मतलब है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। आप समझिएगा, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक का जिसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। मैं सिंपलेस्ट कंपाउंड ही लिया हूँ, सिर्फ आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब है। अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए काउंटिंग कर रहे हैं कार्बन का, और कार्बन का चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और इस तरह का अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो उस समय यह सिलेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम यहाँ से इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6, और उस समय हमें कार्बन का चेन 6 मिल सकता था। हमें कार्बन का चेन काउंट करते समय इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि कार्बन की अधिक से अधिक संख्या जो बाकी मुख्य चेन में आ जाना चाहिए। प्राइमरी चेन में मैक्सिमम कार्बन जो बाकी प्रेजेंट हो जाना चाहिए। और अगर आप इस तरह का काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। और इसी कंपाउंड को हमें काउंटिंग करना होगा, तो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करेंगे आप। ये आप हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे। मैं सिर्फ कार्बन का काउंटिंग गिनाना चाहता हूं आपसे। अगर इधर से हम काउंटिंग कर रहे थे वो ऐसे सीधा सीधा था, हमको चेन में 5 कार्बन मिल रहे थे। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं कार्बन का चेन में, उसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। जबकि यहाँ हमको केवल 5 कार्बन का चेन मिल रहा था, यहाँ 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो सबसे पहला रूल यही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। अगर आप कार्बन की लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप वहीं पर वो नाम गलत कर जाएंगे, उसके आगे फिर कोई रूल का मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम लिखने जा रहे हैं तो कार्बन के चेन को हम देखें कि कार्बन के चेन में कितनी संख्या हमको मिल रही है, और प्रयास करें कि वह चेन हम सेलेक्ट करें जिसमें अधिकतम कार्बन उपस्थित हैं। क्लियर है? पहले रूल के बाद दूसरे रूल पर थोड़ा फोकस करेंगे। दूसरा रूल क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप।
आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को पहचानें। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप से क्या मतलब है कि उस कंपाउंड का कैरेक्टर किसके वजह से निर्धारित हो पा रहा है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो उस पूरे कंपाउंड के कैरेक्टर को निर्धारित करता है, उसी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वह फंक्शनल ग्रुप एक एटम के रूप में हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम के रूप में भी हो सकता है, वह बाइंड के रूप में भी हो सकता है। आप जानते हैं कि एल्कीन और एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप में एडेड हैं। आप डबल बाइंड और ट्रिपल बाइंड पर भी ध्यान देंगे कि कहीं वो तो प्रेजेंट नहीं है, वो भी फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव कर सकते हैं। पहला काम है कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना। दूसरा काम है हमको यह आइडेंटिफाई करना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट है। जैसे मैं ऊपर वाले में एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये कंपाउंड लिख रहा था आपके पास और उस समय मैं यहाँ एक ग्रुप जोड़ दे रहा हूँ OH, इसको यहाँ जोड़िए, ये मैं ग्रुप जोड़ रहा हूँ यहाँ पे OH। तो इस समय हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल वाला। और ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना इसलिए अनिवार्य हो जाता है बाबू कि कार्बन का काउंटिंग किस डायरेक्शन से किया जाए। जैसे आपको हम अभी यहाँ पर काउंटिंग किए हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग किया हूँ, आप नहीं जानते कि कैसे 1 2 3 4 मैंने लिखा, लेकिन आपको यह चीज़ समझना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही कार्बन का काउंटिंग होगा। वह फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले आ रहा होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ कार्बन का काउंटिंग किया हूँ तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको काउंट करके बताया हूँ, लेकिन अभी इस कंपाउंड में अगर हमको काउंटिंग करना होगा तो मैं काउंटिंग करते समय इस बात का ध्यान दूंगा कि जो फंक्शनल ग्रुप OH है वह किधर से पहले आ रहा है। मैं लॉन्गेस्ट चेन यही लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 वाला ही, लेकिन काउंटिंग यहाँ से नहीं करूंगा। अब काउंटिंग इस साइड से किया जाएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप OH हमारा इधर से पहले पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा रूल जो हमारा है बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का, उसमें हमको इस बात का ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्यों फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि कार्बन की संख्या जो काउंट करना है उस कार्बन की संख्या को काउंट हम उस डायरेक्शन से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आया हो। तो तीसरा नियम हमारा, दूसरा नियम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और तीसरे नियम में तीसरा नियम है काउंट द कार्बन फ्रॉम दैट साइड from where functional group comes first. Functional group comes first. कार्बन की संख्या उस दिशा से लिखते हैं जिधर से
क्रियात्मक समूह पहले पड़ता हो। तीसरा रूल में ये चीज़ क्लियर रखिएगा, हर हाल में इस चीज़ को समझिएगा कि हम कार्बन का काउंटिंग जो करेंगे, कार्बन की संख्या को जो गिनेंगे, वह उस दिशा से गिनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता हो। क्लियर है? अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि क्रियात्मक समूह का काउंटिंग वाला यहाँ एक क्रियात्मक समूह मैं जोड़ रहा हूँ, OH एल्कोहलिक ग्रुप है, बाकी सभी हाइड्रोजन है। अगर इसमें काउंटिंग करना हो तो देखिए नॉर्मल चेन है, सीधा सीधा चेन है, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन हमको 6 का मिल रहा है। हम काउंट करते समय कार्बन को 1 2 3 4 5 6 इधर से भी काउंट कर सकते हैं और यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो OH चौथा नंबर पर आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो OH तीसरा नंबर पे आएगा। और नियम यह कहता है कि क्रियात्मक समूह जिधर से पहले आता हो उधर से कार्बन का काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आप काउंटिंग करने के लिए ऐसा ना हो कि आप इधर से काउंट कर दें 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप काउंट करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह का ही हमको काउंटिंग करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि क्रियात्मक समूह जिस साइड से पहले आएगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे कार्बन का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझाना होता है कि अगर ऐसा होता सर कि यह OH दोनों तरफ से समान दूरी पर आता, जैसे यहाँ OH आता, अगर इस तरह की व्यवस्था बनती कि यह OH दोनों तरफ से समान दूरी पर, इधर से देखिए पहला दूसरा तीसरा, इधर से पहला दूसरा तीसरा, दोनों तरफ से सेम स्थिति में आ रहा है, तो उस समय हम क्या करें? तो उस समय आपका जिधर से मन करे उधर से काउंटिंग कर लीजिए। लेकिन यहां पर मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं, देखिए क्यों। आप फंक्शनल ग्रुप इसको देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं कि दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि कहीं इसमें कोई दूसरा सामान्य समूह तो नहीं जुड़ा है। अगर ऐसा हो कि यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा होता, बाकी सब हाइड्रोजन है, अगर यहाँ ब्रोमीन जुड़ा होता तो उस समय देखिए यह OH फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ से समान दूरी पर पड़ रहा है, लेकिन अब हम इसको इधर से काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस साइड से आने पर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हमको जनरल ग्रुप भी मिल रहा है, तो हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम केवल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इस बात का ध्यान देंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले आ रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप समान दूरी पर स्थित हैं तो इस बात का ध्यान देंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जनरल ग्रुप की साइड अवेलेबल है, और जनरल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए तब हम काउंटिंग कर लेते हैं। क्लियर है? काउंटिंग करने के बाद अगला जो हमारे पास रूल बनता है कि हम क्या करें इसके बाद, तो काउंटिंग करने के बाद बाबू हम लिखते हैं जनरल समूह का नाम। सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि उसमें जनरल ग्रुप कितने हैं। राइट द नेम ऑफ जनरल ग्रुप। राइट द नेम ऑफ जनरल ग्रुप present in compound। present in compound। यौगिक में उपस्थित सामान्य समूहों का नाम लिखते हैं। सामान्य समूहों का नाम लिखते हैं। यौगिक में उपस्थित सामान्य समूहों का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा जनरल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें एक लाइन याद रखेंगे,
यदि एक से अधिक सामान्य समूह उपस्थित हों, तब उनका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम से क्या मतलब है उसको समझिएगा। मैं ये लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड, यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ OH ग्रुप, ये हमारे पास ब्रोमीन यहाँ है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है। काउंटिंग करते समय इधर से काउंट करें क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए इसमें जनरल ग्रुप हमारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। 4 जनरल ग्रुप हैं हमारे पास बाबू। अब इन 4 जनरल ग्रुप के कंडीशन में हम यह देख पा रहे हैं कि एक से ज़्यादा हैं, और जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम किस बात का ध्यान देंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम ध्यान में रखेंगे। बी से होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का सामान्य समूह का जब नाम लिखते हैं तो उसको ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरो सी से शुरू होता है, आयोडो आई से शुरू होता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? हम ब्रोमीन को देंगे। और इसका नाम लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 3 यानी पहला कार्बन पर और तीसरा कार्बन पर डाई ब्रोमो, माने 2 गो ब्रोमो जुड़ा है, 2 गो ब्रोमो समूह एडेड है। फिर उसके बाद हम नाम लिखेंगे किसका? क्लोरो का। अब इस पोजीशन, क्लोरो कौन पोजीशन पर है? चौथा पोजीशन पे, तो 4 क्लोरो, चौथा कार्बन पर क्लोरो। फिर लिखेंगे 5 आयोडो। समझिएगा ध्यान से, चौथा रूल है और सबसे रूल यहीं से प्रारंभ होता है। अभी तक तो मान लिए फॉर्मेट पूरा कर रहे थे कि कार्बन को काउंट कर रहे थे, यह देख रहे थे कि इधर से काउंट करें, यह आइडेंटिफाई कर रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप कौन है, जनरल ग्रुप कौन है। लेकिन नाम लिखने का शुरुआत चौथा नियम से हमारे है कि हम सबसे पहले जनरल ग्रुप का नाम लिखेंगे, और जनरल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम का ध्यान रखते हुए उनका नाम लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हूँ, 4 जनरल ग्रुप हमने लिया, ब्रोमीन 2 ठो लिया, क्लोरीन लिया और आयोडीन लिया। ब्रोमीन का नाम ब्रोमो लिखते हैं जो बी से शुरू होता है, क्लोरीन को क्लोरो जो सी से शुरू होता है, आयोडीन को आयोडो जो आई से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ABCD में बी आता है ना, तब ना सी आएगा, आई आएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो वाले का। और नाम लिखते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि किस पोजीशन पर वह जुड़ा है, उस पोजीशन को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ब्रोमीन हमारे पास एक ब्रोमीन पहला कार्बन पे और दूसरा का ब्रोमीन तीसरा का कार्बन पे, तो दोनों को नाम एक ही साथ लिखना पड़ेगा। डाई ब्रोमो लिखे मैंने 2 गो ब्रोमो जुड़ा है, लेकिन पोजीशन कहाँ कहाँ है? एगो पहला पर बा, एगो तीसरा पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो। फिर देखिए क्लोरो का हम नाम लिखेंगे, क्लोरो का पोजीशन कहाँ है? चौथा कार्बन पे, तो 4 क्लोरो। पांचवा कार्बन पे आयोडो है तो 5 आयोडो। और इसके बाद अगला नियम हम जानेंगे, इसके बाद इसका नाम कैसे लिखना है हमको। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका? जनरल ग्रुप का। और उस जनरल ग्रुप का नाम लिखते समय इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दिमाग में रखेंगे कि एक से ज़्यादा जनरल ग्रुप है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम में उनका नाम लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अरे अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? राइट द नेम ऑफ प्रीफिक्स फॉर कार्बन एटम इन प्राइमरी चेन, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को
संख्या को लिखते हैं, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को लिखना है। अब कार्बन परमाणु की संख्या से क्या मतलब है कि अगर मैं ये चेन बना रहा हूँ और इस चेन में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इस 5 कार्बन के लिए क्या नाम लिखा जाएगा वो हमको लिखना है। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 कार्बन है बाबू, तो याद रखिएगा 1 कार्बन के लिए हम हमेशा मेथ लिखेंगे। कार्बन 2 है तो एथ लिखेंगे। कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए ऑनडेक, 12 के लिए ड्यूडेक, ऐसे ही 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऐसे नाम आगे बढ़ता जाएगा। आपको मुख्य रूप से 10 चेन ही मिलेंगे क्लास 12 तक नाम लिखने के लिए, और 10 कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स लिखना है वो याद कर लीजिएगा। 1 कार्बन है चेन में तो मेथ लिख देंगे, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। यह चीज़ क्लियर रखिएगा हमेशा कि चेन में कितना कार्बन है उसके लिए क्या नाम लिखें। और कार्बन में चेन अगर आप चेन में कार्बन की संख्या को आप लिख लिए हैं तो यहाँ से दिमाग में रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अब हमें सफिक्स लिखना होता है। यहाँ से हम लिखेंगे 7वां नियम में राइट द सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के लिए संबंधित सफिक्स लिखते हैं। माने कौन सा क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए क्या सफिक्स होगा, वह सफिक्स हमको लिखना होता है कि उससे संबंधित कौन सा वर्ड बनाया गया यूपीएससी के अकॉर्डिंग कि उसका सफिक्स में क्या चीज़ जोड़ा जाए कार्बन की संख्या के बाद। तो उसमें देखिएगा मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं और उनका सफिक्स लिख दे रहा हूं कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हो अगर चेन में, तो उनके लिए हम कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे। देखिए अगर हमारे पास एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़, एल्कोहल प्रेजेंट है, तो एल्कोहल का सफिक्स हम जोड़ते हैं बाबू। एल्कोहल के लिए सफिक्स जोड़ते हैं OL। एल्कोहल का सफिक्स क्या है, OL। और एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कंपाउंड में हमको OH देखने को मिलेगा। OH देखने को मिलेगा तो एल्कोहलिक ग्रुप है, और एल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है बाबू, एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स AL लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाएंगे, AL। और एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका क्या है, C होगा, डबल बॉन्ड CO होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ चाहे एल्किल ग्रुप होगा चाहे हाइड्रोजन होगा, तो एल्डिहाइड होगा और उसके लिए सफिक्स AL लगाएंगे। अगर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप के लिए बाबू सफिक्स लगाते हैं ONE। और कीटोन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, CO होगा और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अगर है हमारे पास चेन में, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए सफिक्स लगाते हैं बाबू ओइक एसिड, OIC, ओइक और एसिड। कार्बोक्सिलिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, CO होगा, एक तरफ R होगा या फिर H भी हो सकता है और OH होगा। यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, इसको सेटिस्फाई करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगर हमारे पास एमीन है वो,
तो एमीन के लिए सफिक्स हम एमीन ही लगाते हैं। एमीन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? RNH2 1 डिग्री एमीन के लिए यह जनरल फार्मूला होता है NH2 एमीन के लिए। फिर एमाइड अगर है तो एमाइड का सफिक्स एमाइड ही है। एमाइड क्या है? RCONH2, इसको एमाइड कहा गया है। फिर इसके बाद अगर ईथर है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईथर के लिए 2 सफिक्स लगता है बाबू, ऑक्सी भी लगता है और एन भी लगता है। कब ऑक्सी लगेगा, कब एन लगेगा? तो देखिएगा, ईथर ग्रुप का जनरल फॉर्म होता है ROR, ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। अगर इस एल्किल में कार्बन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या कम होगा तो उसके साथ जोड़ेंगे क्या चीज? ऑक्सी। और कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, कार्बन की संख्या ज्यादा होगा तो उसके साथ जोड़ेंगे ANE। ध्यान दीजिएगा, ईथर का नाम लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ईथर में 2 तरह का सफिक्स जोड़ा जाता है, एक ऑक्सी जोड़ा जाता है और दूसरा एन जोड़ा जाता है। ऑक्सिक तब जोड़ते हैं जब कार्बन की संख्या कम होगी। जिस साइड में कार्बन की संख्या कम होगी उस एल्किल का नाम लिखते समय कार्बन की संख्या के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे, और जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसमें कार्बन की संख्या लिखने के बाद उसके साथ एन सफिक्स जोड़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास क्रियात्मक समूह एस्टर हो, एस्टर, तो एस्टर के लिए भी 2 सफिक्स है, एक YL है और एक है O8। तो सबसे पहले एस्टर समूह है क्या? तो RCOOR। तो ध्यान दीजिएगा, यह C से जो एल्किल जुड़ा है, C से जो एल्किल जुड़ा है उसके लिए सफिक्स O8 जोड़ेंगे, और जो एल्किल ऑक्सीजन से जुड़ा है उसके लिए YL जोड़ेंगे सफिक्स। 2 सफिक्स यहाँ एस्टर के लिए। और इसके बाद अगर हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन नहीं एल्कीन, अगर कंपाउंड में चेन में हमारे पास कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसके लिए सफिक्स ENE लगाएंगे। एल्काइन है अगर तो उसके लिए सफिक्स YNE लगाएंगे, और एल्केन ग्रुप है यानी हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो उस समय सफिक्स ANE लगाएंगे। और इतना समझने के बाद हम यहाँ से एक चीज़ और आपको बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी क्या है, लेकिन उसको बताने से पहले हम लोग 2-4 प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड का नाम लिखना, कि क्या हम रूल के अकॉर्डिंग नाम लिखने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं। और नॉमेनक्लेचर के लिए मैं ऐसे कंपाउंड्स को आपके सामने पेश कर रहा हूं जो पिछली साल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है। पिछली साल जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है उसका हम लोग नाम लिखेंगे, और जो रूल हम पढ़े हैं उस रूल को समझते हुए कि क्या क्या रूल था और कैसे रूल के अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिख पा रहे हैं, ये चीज़ हमें देखना है। देखिएगा, पहला कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर है CH CH3Br। इस तरह का कंपाउंड है हमारे पास, और इस कंपाउंड का UPSC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि हम आसानी से कार्बन का चेन फाइंड कर सकें। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। देखिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, चाहे इस साइड से शुरू कर लिए चाहे इस साइड से। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक कार्बन है और कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। मैंने लिखा 3 हाइड्रोजन के बाद फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बाद C है और C से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, फिर क्या है? डबल बॉन्ड, फिर क्या है? C, एक सिंगल बॉन्ड से H, फिर C, एक H, फिर CH3 और फिर Br।
इस तरह का कंपाउंड हमारे पास आ रहा है और इस कंपाउंड का हमको नामनक्लेचर करना है। इस कंपाउंड का नामनक्लेचर क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए थोड़ा देखिएगा। काउंटिंग हमें करना है, तो काउंटिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन का अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 ये हमको मिल रहा है। हम इधर से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन हम काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे इधर से। क्यों? क्योंकि एल्कीन हमारा जो है यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और वह फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले आ रहा है 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया, कार्बन को काउंट कर लिया। किस आधार पर काउंट किए हैं? फंक्शनल ग्रुप एल्कीन किस साइड से पहले पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कार्बन को काउंट कर लिया। कार्बन को काउंट करने के बाद हम यह देख रहे हैं कि ब्रोमीन इसमें चेन से बाहर है और यह यहाँ सामान्य समूह का काम कर रहा है। इस सामान्य समूह का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, आपको अभी रूल में बताए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और यह किस कार्बन पर जुड़ा है? चौथा कार्बन पर, तो 4 ब्रोमो। और चेन में देखिए कितने कार्बन है, वो चेन में कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। कार्बन 5 हो तो पेंटेन लिखना भी बताए हैं, और पेंट आप लिख रहे हैं तो उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखना है। आपको बताए हैं कि पहले जनरल ग्रुप का नाम, कार्बन की संख्या के लिए प्रीफिक्स, और उसके बाद से जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिख देना है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्कीन वाला है और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? ENE। लेकिन हम इसमें पोजीशन जब इसका दिखाएंगे जो है एल्कीन दूसरे कार्बन पर जुड़ा था तो इसका नाम हम 2इन लिखेंगे। तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2इन। क्लियर है? यह आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था पिछले साल का। फिर देखिएगा, एक कंपाउंड में लिख रहा हूं CH3 का थ्रायस CH2Br, CH3 का थ्रायस CH2Br। तो इसका नाम लिखते समय ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा है 3 गो CH3, एक CH3, 2 गो CH3, 3 गो CH3, और इसके बाद C के बाद क्या जुड़ा है? C, 2 गो हाइड्रोजन, एक ठो ब्रोमीन। हो गया? अब यहाँ देखिए, इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 गो लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल रहा है। और लॉन्गेस्ट चेन बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहने से ग्रुप पहले आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उस समय जनरल ग्रुप पर विशेष फोकस रहेगा। ब्रोमीन किधर से पहले आ रहा है? इस साइड से, तो 1 2 3। और अब हमारे पास दूसरे कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हैं, मेथिल ग्रुप, तो हम इसका नाम लिखेंगे डाई मेथिल। लेकिन डाई मेथिल माने दोनों मेथिल किस पोजीशन पे हैं? तो दूसरा पे नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह भी तो हमारे पास जनरल ग्रुप है और इसका नाम शुरू होता है ब्रोमो माने बी से। तो सबसे पहले नाम हैकर लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? 1 ब्रोमो, और उसके बाद 2 डाई मेथिल, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल। और कार्बन चेन में कितना कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या लिख देंगे? प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर है? फिर देखिए, तीसरा नाम हमको दिया इसमें लगाने के लिए, तीसरा नाम है CH3 का ट्वाइस CBr CH2 CH3। तो यहाँ देखिए CH3 कितनी बार? 2 बार जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो 2 बार जोड़ देना है CH3, और उसके बाद इस कार्बन से 2 बार CH3 जुड़ा है, फिर एक जुड़ा है क्या चीज़? Br। इसके बाद CH2
और फिर CH3। अब इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, तो कार्बन की काउंटिंग यहाँ शुरू कर ले रहे हैं 1 2 3 4। क्यों इधर से शुरू किए हैं अभी आप मत पूछिए, कहाँ है कि आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन इधर से पहले है तो इधर से हमें काउंट करेंगे। अब यहाँ से 2 हमारे पास जनरल ग्रुप मिल गया बाबू, एगो ब्रोमो है, एगो क्या है मेथिल है। सबसे पहले किसका नाम लिखें, ब्रोमो का। किस पोजीशन पे है, दूसरा कार्बन पे, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 मेथिल, दूसरे कार्बन पर ही मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है। और कार्बन में चेन में कार्बन कितना है, 4 है, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। फिर एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए, एक और नाम है CH3 का थ्रायस CCl। CH3 का थ्रायस CCl, यानी C से जुड़ा हुआ है एक ठो Cl और 3 ठो जुड़ा हुआ है CH3। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई जन यहाँ से काउंट करके 1 2 लिख देंगे ना, यहाँ हम काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन न सेलेक्ट करना है। ऐसे 2 ही कार्बन मिलेगा और ऐसे कितना कार्बन मिलेगा, 3 कार्बन। और अब ऐसा करने से यह क्लोरो और यह मेथिल दोनों हमारे पास जनरल ग्रुप हो गया, और दोनों जुड़ा है कौना कार्बन पर, दूसरा कार्बन पर, यानी दूसरा कार्बन पर क्लोरो और फिर दूसरा कार्बन पर मेथिल। और चेन में कार्बन कितने हैं, 3, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्रियोरिटी की बात आती है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं, तो उस समय किस साइड से हम काउंट करेंगे कार्बन को, उस पर थोड़ा सा मैं रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूं। और उस रिएक्टिविटी सीरीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा ग्रुप दे देता है कंपाउंड में, और लड़का जो है कि वह एक ग्रुप को देखकर उसी साइड से काउंट कर देता है और वो मिस्टेक कर जाता है। तो उस समय हम रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर, चाहे रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या है उसके बारे में देखिए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है COOH। COOH का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, सल्फोनिक एसिड की रिएक्टिविटी है। सल्फोनिक एसिड के बाद रिएक्टिविटी है एस्टर की, RCOOR। और एस्टर की रिएक्टिविटी के बाद एसिड हैलाइड, क्या है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड किसको कहते हैं, RCOX। इस जनरल फार्मूला को जो सेटिस्फाई करेंगे वो एसिड हैलाइड हैं। एक्स यहाँ क्या है, हैलोजन है। एसिड हैलाइड के बाद आता है आपका एमाइड ग्रुप, RCONH2 ग्रुप। एमाइड ग्रुप के बाद नाइट्रिल ग्रुप आता है, जिसको साइनो कहा गया है सामान्य शब्द में। और नाइट्रो के बाद एल्डिहाइड, CHO ग्रुप। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एल्कोहल, और एल्कोहल के बाद एमीन ग्रुप, और एमीन ग्रुप के बाद हमारा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, डबल बॉन्ड की। और उसके बाद सबसे लास्ट में हैलोजन ग्रुप जो हैं उनकी रिएक्टिविटी है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई ग्रुप है तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर उसके बाद से एमाइड, साइनो ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हैलोजन। तो
इस प्रकार रिएक्टिविटी सीरीज को भी दिमाग में रखिएगा। और बाकी यूपीएससी से संबंधित आपको किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट करिए, उसके लिए आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। धन्यवाद।